वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेड परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन देखी थी। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक ही हो, अगर सीरीज हमारी कैसी भी दे रखी हो, नॉन पीरियोडिक साइनसॉइडल हो, लेकिन अब हमें रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में करनी है, एक्सपोनेंशियल अगर फॉर्म में करनी है, तब हम फोरियर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। तो इसको भी अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको भी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इज पीरियोडिक नॉन साइनसॉइडल और नॉन साइनसॉइडल periodic series, non-sinusoidal periodic series show or represent in a term of exponential equation is called as exponential Fourier series। कि उसे हम फोरियर सीरीज कहते हैं कि अगर हम पे कोई पीरियोडिक नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म हो, टी नॉट टर्म में, टी नॉट फ्रीक्वेंसी है, टी नॉट फंडामेंटल टाइम पीरियड में, तब हम जब उसको टी नॉट टाइम पीरियड में ही या ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी में ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये चीज हमने बता दी थी कि ये हमने एक सेट ले लिया और इस सेट में हमने क्या देखा कि ये टर्म आपस में क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फोरियर सीरीज लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। किसकी, अभी भी अगर हमें फोरियर सीरीज क्या कर रखी है, इस तरीके से ही दे रखी है। सेम हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज दे दी, मान लो। ठीक है, इस तरीके से फोरियर सीरीज बना दी है। ऐसे ड्रॉ करा, टाइम पीरियड कितना बोला, टी नॉट टाइम पीरियड ही है। ये टाइम पीरियड जो है वो कितना है, टी नॉट ही है। ये टी नॉट बाय 2 है, या इसकी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे वो कितनी कहेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट बोलेंगे। अब हमें इसे एक फॉर्म तो हमने लिख के दिखा दी थी। कौन सी फॉर्म हमने लिख के दिखाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज वाली फॉर्म हमने लिखी थी। अब हमें अगर लिखनी है कौन सी, वो फॉर्म अलग थी, ये फॉर्म अलग। ये एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर हमें लिखनी है तो अब हम एक्सपोनेंशियल टर्म में कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं, देखो इस वाली को हमें ये वैल्यू कहाँ से दिख रही है, ई के सारे कोफिशिएंट। देखो जो शुरू में होते हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं, शुरू में कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है। यहाँ 1 भी तो है, तो शुरू में तो कोई भी कोफिशिएंट हो सकते हैं। 1 बेसिकली है क्या, ई की पावर जो 0 रख के आया था, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी में या जे एन ओमेगा नॉट टी में, जब एन की वैल्यू 0 रख दी थी तब हमारा कितना आ गया था, 1 आ गया था। तो इसे यहाँ मत समझना ऐसे कि इससे 1, इस 1 को भी जैसे हमने पहले अलग एक कांस्टेंट करके दिखाया था वैसे दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हमारा 1 क्या है, ई की पावर वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये इस 1 को कंफ्यूज मत होना कि अलग से एक डीसी कंपोनेंट दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये फोरियर सीरीज पूरी हमारी किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करना है। ये 2 पाई बाई ओमेगा वाली टर्म है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टी नॉट हमारा क्या है, ओमेगा नॉट वाली टर्म है। एन की टर्म में लिख दो तो एन टाइम्स तक ये हो गया। यहाँ पर अब चाहे इसे यहाँ भी शो मत कर, एन टाइम्स तक है ना ये। तो अब इस फोरियर सीरीज को हमें लिखना है, इस वाले को इसकी टर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो ये टर्म कहाँ से आ रही है, माइनस से आ रही है ना, और इसका भी जो कोफिशिएंट होगा एन की वैल्यू एन की टर्म में होगा। और एन यहाँ पर कितने आए, माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 2 है। तो एन की वैल्यू रखनी है। वहां कोफिशिएंट ए ले लिया, बी ले लिया, यहाँ कोफिशिएंट कितना ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ए कोफिशिएंट हो चुका, बी कोफिशिएंट हो चुका, यहाँ कोफिशिएंट कितना लेते हैं, सी। तो ई का जो कोफिशिएंट है वो सी है, और पहले जो वैल्यू रखी वो किसकी रखी, जैसे वहां सी एन रखी थी तो यहाँ भी सी एन रखेंगे, पर सी एन में पहले कितनी वैल्यू रखी, माइनस का
2 वैल्यू रखी, तो यहाँ कितना रखते हैं माइनस की 2 डॉट ई की पावर माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर जे के बाद 2 लिखने का रीजन बस ये समझ लेना ताकि आपको याद रहे कि ये n की जगह 2 रखा है, ठीक है, n ओमेगा नॉट होता है, n की जगह 2 रखा है, ये आपको याद रहे। इसलिए लिखने को हम j से पहले लिख सकते थे माइनस 2j ओमेगा नॉट टी, पर सिर्फ समझाने के लिए ताकि याद रहे, ठीक है। और ये लिखा हुआ आ रहा है, डॉटेड डॉटेड है ना, पहले से लिखी हुई ऐसी आ रही है, ऐसे c ऑफ माइनस 1 ई की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी। यहाँ तो e की पावर 0 है, कुछ भी रख सकते हैं, तो e की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो इसे तो ऐसे ही शो करेंगे। यहाँ c1 डॉट e की पावर j ओमेगा नॉट टी, c2 e की पावर j 2 ओमेगा नॉट टी, डॉटेड डॉटेड आगे तक, माइनस इनफाइनाइट से चला आ रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्या, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। लेकिन ये तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगी। अगर हमें इसे कंबाइन करके लिखना है कि हमें कहा है कि xt एक फंक्शन है और इसको, इस सिग्नल को हमें एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज बताओ, तब हम कैसे लिखेंगे। तो यही चीज हमें लिखनी है कि लेट xt इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक और xt इज अ सिग्नल। xt हमें क्या दे रखा है, एक सिग्नल दे रखा है, चाहे रियल हो इमेजिनरी हो, अभी हम ये चीज कुछ नहीं देख रहे हैं कि xt एक सिग्नल है और इस सिग्नल की एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज क्या होगी वो हम लिखते हैं। तो इस सिग्नल की जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज होगी, इसी को ही अब हमने फोरियर सीरीज के टर्म में लिख दिया। यहाँ ऐसे मैं नहीं लगाती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ सीधा कि xt की अगर हमें फोरियर सीरीज यहाँ पर शो करनी है तब, और कौन सी वाली फोरियर सीरीज है हम यहाँ शो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल। तो अब देखो हमें क्या है, cn सब जगह cn है ना, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो वैल्यू है e की पावर 0 है ना, तो जो कोफिशिएंट में लिखा जाएगा वो भी तो c0 ही लिखा जाएगा। तो हम एक तो यहाँ लिख सकते हैं टर्म cn, n बराबर -2, n बराबर -1, n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, इसी तरीके से ही तो वैल्यू लिख के आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cn लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, cn लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू क्या लिख दी, cn लिख दी। यहाँ पर 1 की जगह यहाँ हमने जैसे 1 लिख दिया, c0 भी लिख सकते हो। यहाँ कितना लिख सकते हो, c0 टर्म भी लिख सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई है, e के आगे कुछ तो वहां टर्म होगी, तो c0 लिख दो, cn लिख दिया डॉट e की पावर कितना हमें दिख रहा है कि j है, ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ क्या है -2 -1 0 +1 +2, तो जो n की वैल्यू है वो ही तो आ रही है, तो j n ओमेगा नॉट टी, ये रिप्रेजेंटेशन उसकी ही है ना। बस क्या है, यहाँ अब हमने n की वैल्यू नहीं रखी, तो n की वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, -इन्फिनिटी से चली आ रही है और कंटिन्यूअस रखी जा रही है और -इन्फिनिटी तक ही आगे जा रही है। तो यहाँ हमें अगर ये रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, अभी फिलहाल हमने इसे ऐसे लिख दिया कि हम फोरियर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहे हैं, cn e की पावर jn ओमेगा नॉट t। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज दी है। ऐसी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज होगी, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर jn ओमेगा नॉट t। c जहां पर क्या है, कोफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है, c यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट की वैल्यू। ये चीज यहाँ याद रखनी है कि ये हमने कैसे यहाँ पर लिखी हुई है। अगर कोई कहे कि इसे हम किसके टर्म में, इसकी वो वाली वैल्यू भी तो थी पीछे वाली, तो सही बात है, जो पीछे वाली वैल्यू थी वो हमारी कॉस वाली टर्म में थी, एक्सपोनेंशियल में ये है। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करा जाए तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, इसी को पीछे वाले से भी इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी की ही वो वैल्यू भी थी, इसी की ही ये वैल्यू भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपने xt को, n -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn e की पावर jn ओमेगा t। इसे हम क्या भी कह सकते थे, ये जो टोटल है
अभी हमने यहाँ पर सी वी की वैल्यू नहीं ली ना, सी तो हमने कोफिशिएंट जब बाद में, क्योंकि यहाँ हमारा कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, कोई भी एम्पलीट्यूड यहाँ दिया हो सकता है, इसलिए हम ये कोफिशिएंट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस पूरे को अगर हम लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, ई की पावर यही तो है देखो, और ये टर्म उठाई यहाँ रख दी, ये जो कोफिशिएंट है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बस ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है हमारी। कोई अगर यहाँ चाहता n की जगह कोई और कोफिशिएंट भी रख सकता था, अगर n की जगह i और j तो मत रखना, क्योंकि i और j हमारे किस में भी यूज करे जाते हैं, इमेजनरी में भी यूज करे जाते हैं, i j के हमारे अदर भी यूज करे जाते हैं, तो i और j नहीं रखेंगे, i और j इमेजनरी में यूज करे जाता है। अगर k रखना है किसी को फिर भी यहाँ k रख सकते हैं, कि n की जगह यहाँ क्या भी लिख सकते हैं, k माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट c ऑफ k डॉट ई की पावर k j और k ओमेगा नॉट t, ऐसे भी इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चाहे ये रिप्रेजेंटेशन हो या इससे पहले जो हमने पढ़ी ये रिप्रेजेंटेशन हो, ये दोनों ही सही है। ये एक ही चीज है, ये और ये आपस में क्या है, सिमिलर है, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, बस वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये कॉस और साइन की फॉर्म में है, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म में, वो किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फायदा क्या हुआ कि हमने इसे भी निकाला, ये भी निकाला। अब होता क्या है, यहाँ देखो बस समीशन में एक ही वैल्यू है ना, और यहाँ सॉल्व करोगे तो देखना समीशन में कितनी सारी वैल्यूज हैं। फिर यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो अभी इंटीग्रेशन लोगे तो एक बार में ये क्या हो जाएगा, सॉल्व। वैसे अलग अलग लिखेंगे तो लंबा इंटीग्रेशन होगा, लेकिन अगर सिर्फ इतनी दिया क्वेश्चन तो ये सॉल्व करना आसान होगा। यहाँ दो दो लिखनी पड़ती है अलग अलग। उसके बाद भी an के लिए अलग फॉर्मूला है, an के लिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t0 और वो सब फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। bn के लिए अलग फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, a0 के लिए एक और अलग फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। तो कितने सारे इंटीग्रेशन यहाँ करने पड़ेंगे तब जाके सॉल्व होगा। यहाँ पर थोड़े कम समय में सिर्फ समय की बचत हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल को ज़्यादा यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने में थोड़ी इजी हो जाती है, इसलिए हम फोरियर का ही कौन सी वाली फॉर्म भी यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी यूज करते हैं। तो चाहे इस वाली से फोरियर सीरीज सॉल्व कर रहे हैं या उस वाले से फोरियर सीरीज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अंतर यह है कि हमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो कौन सी फॉर्म में दिया होगा। इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो इसके कोफिशिएंट यहाँ से कोफिशिएंट निकालेंगे, उस फॉर्म में दिया है तो वहाँ कोफिशिएंट निकालेंगे। अब हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं और कंपैरिजन कैसे करते हैं, यहाँ ये देखते हैं। किसके कोफिशिएंट अब हमें यहाँ पर निकालने हैं, क्या क्या चीज हमने देखी। एक तो टर्म आ रही थी यहाँ c0, यही अकेली थी ना बस, यहाँ c0 जिसकी वैल्यू e की पावर समथिंग थी, तो c0 की वैल्यू निकाल लेंगे। और c1 c2 ये तो सब किसके साथ है, e के साथ ही है, ये तो सब e के साथ ही है। तो एक वैल्यू cn की निकलेगी और एक वैल्यू किसकी निकलेगी, c0 की निकलेगी। c0 की भी यहाँ वैल्यू जो 1 जो आई है इसे निकाल लेते हैं, जैसे वहाँ a0 की 1 आई थी ऐसे c0 की भी यहाँ वैल्यू अलग से लिख लेते हैं। पर यहाँ पर और उस वाले में थोड़ा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, यहाँ और उस वाले में डिफरेंस आ जाता है। या ये कह दो वहाँ cos 0 1 हो जाता है, वहां पर हम क्या कह सकते हैं, cos 0 वाली वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि e की पावर 0 वाली वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो सेम जो पीछे करा था वो ही है कोफिशिएंट निकालने का। तो कोफिशिएंट लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, हेडिंग इसकी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज c0। सेम तरीका c0 भी कैसे निकलेगा, सेम जितना भी जो t0 वैल्यू दी हुई है, जितनी भी टाइम पीरियड t0 वैल्यू दी है उसका एरिया डिवाइड बाय t, क्योंकि कांस्टेंट है 1 है, 1 अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो हम एरिया निकालते हैं या कांस्टेंट का एवरेज निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, यही तो होता है। यहाँ जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स का समीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने इवेंट्स हुए हैं, यही तो होता है। तो यहाँ पर भी सेम तरीका है निकालने का, क्या 1/t0 इंटीग्रेशन ऑफ t0 1/t0 इंटीग्रेशन ऑफ xt dt। ये तरीका हर जगह सेम ही रहेगा अगर हमारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है।
तो 1/T0 एक्सपोनेंशियल ऑफ T0। T0 यहाँ पे किसने लिखा है, क्या कहा था, T0 का मतलब है किस भी टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशन। एक्सटी dt, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया डिवाइड बाई वाली जो बात कही है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि एरिया ऑफ T0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, जो भी यहाँ पर T0 दिया है उसकी वैल्यू, ठीक, ये यहाँ से निकल जाएगी। अब Cn, अब किसकी वैल्यू आई, Cn। अब वहां पर देखो जब हमने An और वो वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, वो पूरी वैल्यू नहीं थी, वो या तो 0 से थी, 0 से इनफाइनाइट, या 1 से इनफाइनाइट। तो वहां माइनस इनफाइनाइट से 1 वाली सारी टर्म क्या हो गई थी, हट गई थी ना। तो टोटल टाइम पीरियड हमने वहां नहीं लिया था, हमने वहां टाइम पीरियड कितना लिया था, हाफ। तो इसलिए जो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला वहां लिखा था, वहां कितना लिखा था, 1/T0/2, वहां आधा टाइम पीरियड लिखा था, क्योंकि इन्फिनिटी से 1 तक या इन्फिनिटी से 0 तक थे, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक नहीं थे। तो इस वजह से टाइम पीरियड क्या हो गया था, हाफ, आधे टाइम में हमने इंटीग्रेशन एवरेज निकाला था। तो वहां जो वैल्यू लिखी थी वो ऐसे लिखी थी 1/T0/2, और इस 2 को ऊपर पहुंचा दिया था, जिससे हो गया था 2/T0। ऐसा कुछ था ना पीछे वाले में। लेकिन यहाँ जो हमें वैल्यू निकालनी है वो कहां से कहां तक निकाली है हमने वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देखा था अपने पीछे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी गया था। तो इसलिए यहाँ जो टाइम पीरियड आता है T0, तो कोई यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल में T0 क्यों आता है, क्योंकि लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो कंप्लीट टाइम पीरियड है। और जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाली नॉर्मल देखी थी उसमें क्या देखा था कि वहां पर क्या हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल में हमने क्या देखा था, वहां 1 से इन्फिनिटी है, तो आधा टाइम पीरियड लिया था, इसकी वजह से हमने क्या करा था, T/2 लिया था। तो 1/T0, T0 वो समय है जिस समय की मतलब जिस रेंज के बीच में हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है या टोटल निकालना है, किसका, xt का। xt तो हमारा सिग्नल है ना, तो xt तो यहाँ क्या आएगा, कंपलसरी आएगा, xt सिग्नल है। कर किसका रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो सारी वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, e की जो पावर चल रही है उसी की तो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e की पावर dt, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन और लिमिट T0 की जो वैल्यू है वो क्या है, वहां 1 से बड़ी थी, यहाँ जो रेंज पूरी लाई कर रही है वो किसके अंदर लाई कर रही है, माइनस इनफाइनाइट से किसके बीच में, इनफाइनाइट तक, पूरे में ये रेंज हमारी क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर वैल्यू हो गई, किसकी फोरियर सीरीज हो गई, मतलब ये किसका कोफिशिएंट हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया, हमने जो अभी क्या पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ी है। अब यहाँ ये वाली वैल्यू हमने रखी e की पावर jn ओमेगा t। देखो यहाँ से हम निकालते हैं जो xt की वैल्यू हमारी निकाली, यही वैल्यू वहां गई है, जब ये वैल्यू वहां जाएगी तो j किसका आ गया, माइनस में n रह गया, यहाँ पे -jn ओमेगा नॉट t। इस तरीके से इसे हमें क्या रखना है, याद रखना है कि जब वो cn के साथ था तब e की पावर +jn ओमेगा नॉट t था, जब ये xt के साथ आ गया तो अपोजिट वाली साइड आ गया, तब e की पावर कितनी हो गई, -jn ओमेगा नॉट t हो गई। सिर्फ इस तरीके से हमें क्या रखना है, इसे याद रखना है, ठीक है। C0 निकल गया, Cn निकल गया, A0 हमने पहले निकाला था, An हमने पहले निकाला था, Bn हमने पहले निकाला था। अब अगर यहाँ पर हमें दोनों की कंपैरिजन करनी हो, जैसे हमने क्या कहा है कि एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना इजी होता है, एक्सपोनेंशियल से हम क्या करते हैं, जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ज्यादातर हमारी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज यूज होती है। तो अब उसका और इसका हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन लिखो या रिलेशन लिखो, रिलेशन लिख लो, आपस में एक दूसरे के बीच में फॉर्मूले भी यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे।
रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वाली फोरियर सीरीज थी और हमारी कौन सी फोरियर सीरीज थी, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज थी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कौन सी लिख लो यहाँ पर, जो कॉम्प्लेक्स वाली, या जो हमने पहले पढ़ी थी विदाउट एक्सपोनेंशियल वाली वो सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फोरियर सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। देखो टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल, एफ से फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ऐसे नाम लिख लिया। ठीक है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट में देखेंगे कि क्या कंपैरिजन होता है, क्या रिलेशन होता है, जो हमने आर नॉट वगैरह देखा था वो भी सब यहीं पर ही देख लेंगे। अब इसे कंपेयर करो और इनकी वैल्यू निकालो। सबसे पहले 1, पहले से ही शुरू करते हैं, सी नॉट। हमने जब पीछे भी फॉर्मूला लिखा था ए नॉट का, तो ए नॉट का फॉर्मूला भी तो यही था, 1/T0 xt dt, यही था ना ए नॉट का भी फॉर्मूला। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो दो कोफिशिएंट है सी नॉट और ए नॉट, ये क्या आए हैं, बराबर ही होते हैं। सी नॉट और ए नॉट क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो ये तो सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं, जो ए नोट की वैल्यू होगी वही सी नोट की वैल्यू होगी। अगर हमें सीरीज दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिकल और कहें एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट बताओ, तो हमें पता है जो ए नोट होगा वही सी नोट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ सी एन है वहां बी एन है, मतलब वहां ए एन और बी एन है, यहाँ हमारा क्या है, सी एन है। तो इसकी वैल्यू निकालो कि सी एन की वैल्यू क्या होगी और बी एन की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। Cn इज इक्वल्स टू, अब देखो जो e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस जे एन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस और साइन के टर्म में लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा नॉट टी, कॉस एन ओमेगा नॉट टी और प्लस जे साइन एन ओमेगा नॉट टी, ये हम लिख सकते हैं। किसकी रिप्रेजेंटेशन है ये, e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसे हमने लिख लिया सी एन वाली वैल्यू को, कि यहाँ हम क्या भी लिख सकते हैं इसे, 1/T0 इंटीग्रेशन ऑफ T0 खोलो इसे xt cos n ओमेगा नॉट टी माइनस जे, चाहे तो इसे पूरे का इंटीग्रेशन करके अलग अलग, चाहे इसे एक साथ लिख लो चाहे अलग अलग लिख लो। अगर इसे अलग अलग लिख रहे हैं तो 1/T0 xt sin n ओमेगा नॉट dt। देखो ये हो गया, e की पावर ये जो e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी होता है ना, ये किसके बराबर होता है, कॉस ओमेगा नॉट टी। ये मैथ्स में भी पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज में भी पढ़ा होगा, बहुत जगह मैथ्स में पढ़ते हैं, माइनस जे साइन ओमेगा नॉट टी, यही तो होता है। बस इसकी वैल्यू वहां पर पुट कर दी और इंटीग्रेशन दोनों के साथ क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया, ये वैल्यू पुट करी है। ठीक है, एक्सटी के साथ बस इसे खोल के लिख दिया, ये लिखा। किस लिए लिखा है ये ऐसे खोल के, कंपेयर करने के लिए। किस लिए लिखा है, कंपेयर करने के लिए। अब इसे कंपेयर करो ए एन और बी एन से। अब याद नहीं होगा तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, ए एन कितना निकला था, 2/T0 xt cos n ओमेगा नॉट टी dt, ये था ना। बी एन कितना निकला था, 2/T0 xt
साइन एन ओमेगा नॉट dt। ये वैल्यू निकली थी हमारी, ये टी नॉट है। बस कंपेयर करनी है पीछे, पीछे हमें क्या करनी है, कंपेयर इससे। तो देखो बस यहाँ 2 नहीं है, दोनों ही जगह यहाँ कितना नहीं है, 2 नहीं है, और यहाँ साइन माइनस का है, बस ये याद रखना। तो हमारे पास क्या नहीं है, 2। किसकी कमी है, 2 की। तो अगर मैं इस इक्वेशन में क्या करूं, यहाँ 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो अगर 2 की जो मल्टीप्लाई करूंगी उससे तो ये an और bn बन जाएगा, 2 से डिवाइड तो ऐसे ही रह जाएगा ना। तो यहाँ cn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, an/2। ये 2 था ना, इस पूरे की जगह कितना लिख दिया, वहां पे उठा के ले गए, यहाँ an लिख दिया 2 लिखने के बाद, तो 2 से डिवाइड हो गया, या 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, कैसे भी कह सकते हैं, माइनस जे bn/2। तो ये सबको समझ में आ गया कि cn की वैल्यू कैसे निकलती है। cn हमारा क्या हो गया, an/2 माइनस जे bn/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, cn की वैल्यू आ गई है। तो cn निकल गया है यहाँ से और a0 निकल गया है। तो आप देखो थोड़ा सिंपल हो गया है ये। यहाँ हमें सिर्फ 2 चीज निकालनी पड़ती है, c0 और cn। वहां जब हम नॉर्मल सीरीज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वहां हमें a0 निकालते हैं, an निकालते हैं, bn निकालते हैं। a0 का भी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, b0 का भी इंटीग्रेशन करते हैं, an का करते हैं, bn का करते हैं और a0 का करते हैं, 3 इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें डायरेक्ट an और bn की वैल्यू पता है, यहाँ पर या तो सिंगल एक इंटीग्रेशन से वैल्यू निकल जाती है, यहीं से ही केवल वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाती है, या फिर यहाँ पर सेम वही चीज पीछे वाली हो रही है। ये तो डिवाइड करने के लिए बनाया है, लेकिन यहाँ से देखो सिर्फ एक ये करना पड़ता है, ये हमारे क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा उससे जल्दी सॉल्व होता है। तो अगर हमें वो वाली सीरीज भी दे रखी है तो उस सीरीज को हम इसमें बदल के भी कर सकते हैं। अगर ये वाली सीरीज दे रखी है तो इस सीरीज से उसमें भी बदला जा सकता है। अगर हमें cn दे रखा है तो an और bn में भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं किसकी, an और इसकी वैल्यू। अब ये हो गया रिलेशन। ये रिलेशन किस किस के बीच में हो गया, एक रिलेशन तो हो गया c0 और a0 के बीच में, और दूसरा रिलेशन हो गया cn और an और bn के बीच में। तीसरा थर्ड रिलेशन, वहां पर जब हमने वैल्यू निकाली थी क्या क्या करके देखा था, एक बार पॉजिटिव रख के देखा था कि an बराबर प्लस an आता है या नहीं, a0 बराबर a0 आ रहा था, an बराबर प्लस an मतलब an और माइनस an बराबर होते हैं या नहीं, bn और माइनस ऑफ b में नीचे माइनस लगा के देखा था बराबर होते हैं नहीं। सेम चीज यहाँ करके देखो कि cn और माइनस ऑफ c माइनस ऑफ n बराबर होते हैं या नहीं, मतलब ये वाला यहाँ माइनस लगा के देखो कि ये बराबर होते हैं या नहीं। जब ये देखोगे यहाँ पे तो माइनस करना है, ये जो वैल्यू लिखी यहाँ n की जगह माइनस लिखना है ना, n की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, प्लस की। जब ये वैल्यू प्लस की बन गई तो ये फॉर्मूला भी यहाँ किसका बन जाएगा, प्लस का। तो हमें क्या लिखना है, c ऑफ माइनस n निकालना है। c ऑफ माइनस n जब हम निकालेंगे तो हमने क्या देखा कि an/2 तो वही किसका आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस की टर्म है, n को माइनस रखो, कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी क्या आ जाता है, प्लस। एक चीज और कहाँ से ध्यान रखो इस बात को, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि an बराबर तो होता है माइनस ऑफ an के, लेकिन bn बराबर होता है, bn बराबर नहीं होता है माइनस ऑफ bn के। ये बराबर नहीं होते ना क्योंकि ये निगेटिव में आते हैं, यही तो होता है हमारा, ये पढ़ा था ना। तो an और माइनस an तो बराबर होते हैं, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि an और जो माइनस an है वो तो हमेशा हमारे क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो जो माइनस वाली वैल्यू आएगी वो भी प्लस की हो जाएगी, चाहे याद करके करो चाहे समझ के करो, क्योंकि जो कॉस का पार्ट होता है वो माइनस से प्लस में आ जाता है, लेकिन जो साइन का पार्ट होता है वो माइनस से किस में नहीं आता, प्लस में नहीं आता है। चाहे यहां से वैल्यू निकालो, माइनस बाहर लेके इसे प्लस करो, चाहे यहीं से माइनस को प्लस कर दो और अपने आप साइन किसका आ जाएगा, यहाँ प्लस का आ जाएगा। तो जिससे भी निकालनी है वैल्यू
वो दोनों ही पार्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो a ऑफ माइनस एन सॉल्व करके लिख रहे हो तो डायरेक्ट प्लस लिख दो, कि जो b ऑफ माइनस वन होता है वो दोनों आपस में माइनस के बराबर में होते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये cn और माइनस an और माइनस bn के वाला फॉर्मूला हो गया। प्लस वालों का ये फॉर्मूला होता है, माइनस वालों का ये फॉर्मूला होता है। माइनस क्या है, ये n की वैल्यू, कि जब n प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री रखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, जब n माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री रखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, जब n जीरो रखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये सारे कोफिशिएंट हमारे किसके हो गए, जब हमने cn प्लस में रख के निकाला, n माइनस में रख के निकाला, ये सारी वैल्यू इसकी यहाँ पर हो गई। अब हम और क्या यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ और निकालते हैं यहाँ, कि अगर हम यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है ये भी तो हमारी रियल फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे हमने पोलर कहा था कि पोलर हमारी सिर्फ तभी वैलिड होगी अगर कौन सी फॉर्म में है, रियल फॉर्म में है। पोलर हमारी तभी तो वैलिड होगी जब रियल फॉर्म में है पोलर, लेकिन नॉर्मल वाली हमने रियल में भी देखी थी, सब में देखी थी। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो xt है हमारा, या जो cn की वैल्यू है, ये हमारी कैसी भी तो आ सकती है, रियल भी आ सकती है। ct की वैल्यू हमारी यहाँ कैसी भी आ सकती है, ये रियल भी आ सकती है, इमेजिनरी भी आ सकती है, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म की भी आ सकती है cn की वैल्यू। तो अगर कोई कहता है cn, ये जो हमने cn की वैल्यू निकाली, और इसका कॉन्जुगेट, किस किस का, cn की वैल्यू का और cn का कॉन्जुगेट, चाहे यहाँ पर इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई भी चीज ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ से तो हमें पता लग रहा है ना कि cn और c ऑफ माइनस एन बराबर नहीं है। cn और c ऑफ माइनस एन आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है, ये चीज हमें यहाँ से पता लग गई। नेक्स्ट चीज, अब हम cn और c ऑफ माइनस एन का कॉन्जुगेट देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर कोई देखे कि हमें यही वैल्यू मिली है और हम सर्च कर रहे हैं कि ये रियल आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो क्या होगा। अब यहाँ पर ये देखना है हमें कि जो an और bn की वैल्यू है वो क्या आती है। अगर an और bn हमारी नॉर्मल वैल्यू है 1 और 2, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तब तो इसका कॉन्जुगेट बराबर होगा। लेकिन अगर a और an और bn कोई इमेजिनरी आ जाए या कॉम्प्लेक्स आ जाए, तब क्या होगा। अगर ये आ गया an आ गया j और bn आ गया 2, तब क्या होगा, ये भी j में बन जाएगी, ये भी j में बन जाएगी, कॉन्जुगेट जो होंगे दोनों के साइन बदल जाएंगे, यहाँ भी दोनों कॉन्जुगेट के साइन बदल जाएंगे, तब ये इक्वल क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो ये वाला जो रिलेशन है ये सिर्फ कब वैलिड होगा, अगर हमारी जो इक्वेशन है या जो हमारे ये कोफिशिएंट है a और an और bn की वैल्यू, an और जो bn की वैल्यूज है ये रियल वैल्यूज है। अगर रियल वैल्यू ये हैं तो रियल वैल्यू के टर्म में तो हमारा ये क्या होगा, इक्वल होगा cn और c ऑफ माइनस एन का कॉन्जुगेट। अगर ये वैल्यू रियल नहीं है तो ये हमारे क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं। तो ये लिख लेना कि रियल वैल्यू पे इक्वल आएंगे, नॉन रियल पे इक्वल ये हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारे ये रियल वैल्यू आती है, इसी को अब सॉल्व करते हैं आगे, कि अगर ये वाली वैल्यू an और bn हमारे क्या आते हैं ये वाली टर्म हमारी क्या है, अगर रियल है, इसे कैसे लिखोगे कि ये वाली टर्म हमारी रियल है, इक्वेशन को ही मान लो कि xt हमारा क्या है, रियल है। पीछे भी xt को लिख सकते थे कि xt हमारी कैसी वैल्यू है, अगर xt हमारी वैल्यू रियल है, उस कंडीशन में c नॉट बराबर किसका आया था, a नॉट क्या आया था, ये तो हमने सबसे पहले देख लिया था कि c नॉट 1 था,
ए नॉट 1 था, कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ रियल और इमेजनरी से कोई लेना देना नहीं था, तो हमने कह दिया था कि सी नॉट और ए नॉट तो आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन अगर सी एन की बात करें तो सी एन क्या होता है, ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू, यही वैल्यू तो इसकी यहाँ पर होती है, तो ये है ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू। इसकी हम वैल्यूज निकालो, अगर इसका हम मॉड्यूलस निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट में ए एन बाई टू का स्क्वायर प्लस ठीक है, ये हो गई यहाँ पर ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर बाय 2, ये मॉड्यूलस ऑफ हमारा क्या हो गया, सी एन की वैल्यू यहाँ पर हो गई। अगर मॉड्यूलस ऑफ माइनस सी एन निकालना है तो ऐसे निकाल लेना, थर्ड भी सिर्फ क्या आएगा, यहाँ किसका साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है, उस कंडीशन में यहाँ किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। अगर किसी को यहाँ पर पीछे से भी रिलेट करना है, पीछे से कहाँ से, लास्ट वाले से, तो देखो यहाँ कर सकते हैं, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर हमारा कहाँ पर आया था, ये वाली टर्म आई थी हमारी आर एन, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर आया था, तो यहाँ पर हम इसे कितना भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ कितना लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर n इजिकल्स टू कितना है, 0 रख रहे हैं, n की वैल्यू अगर कितनी रख रहे हैं, 0, तो ये कितना भी आ सकता है हमारा, आर नॉट भी यहाँ पर आ सकता है, इसकी वैल्यू हम कितनी भी लिख सकते हैं, आर नॉट बाय 2 भी लिख सकते हैं 0 वाली टर्म पे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आर नॉट बाय 2 भी लिख सकते हैं, सेम पीछे से, पीछे हमने उसको क्या भी लिखा था, आर नॉट भी लिखा था ना, आर नॉट इजिकल्स टू ए नॉट वाले से, तो यहाँ पर हम इसे कितना भी लिख सकते हैं, आर नॉट भी यहाँ से लिख सकते हैं इस वाली टर्म को। ऐसे सी ऑफ माइनस एन यहाँ पर निकाल लो, सी ऑफ माइनस एन में कितना आएगा, बस ये किसका है, प्लस का है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर किसकी है, प्लस की है। जब ये वाली वैल्यू यहाँ प्लस की आ जाएगी तो यहाँ अगर एंगल, अच्छा यहाँ एंगल रह गया, एंगल और निकाल लो, एंगल कितना होता है, tan इनवर्स बी अपॉन ए, बी मतलब जे वाला पार्ट अपॉन विदाउट जे, इमेजनरी अपॉन रियल पार्ट, तो इमेजनरी कितना है, माइनस बी एन बाई 2, तो माइनस बी एन बाय 2 बाय ए एन बाय 2, ए एन बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, माइनस tan इनवर्स बी एन अपॉन ए एन। ये कर क्यों रहे हैं इतना, ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम पे ए एन और बी एन की टर्म में है वैल्यू और हमें एक्सपोनेंशियल सीरीज निकालनी है, या एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ए एन बी एन निकालने हैं, तो आपस में हम रिलेशन पढ़ रहे हैं कि एंगल कैसे निकलेगा, सी एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सारी वैल्यूज कैसे निकलेंगी वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सी ऑफ माइनस एन निकालो, फोर्थ फिफ्थ जो भी नंबर हो, ये हमारा कितना था, ए एन बाय 2 प्लस जे बी एन बाय 2, तो यहाँ पर ये हो गया तो देखो ये वैल्यू बराबर आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि सी एन का मॉड्यूलस और सी ऑफ माइनस एन का मॉड्यूलस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी एन और सी ऑफ माइनस एन का जो मॉड्यूलस है वो हमारा क्या है, इक्वल है। एंगल निकालो यहाँ से सी ऑफ माइनस एन का,
सी ऑफ माइनस एन का एंगल tan इनवर्स माइनस बी अपॉन ए, तो कितना हो गया बी एन अपॉन ए एन। ये इक्वल नहीं है, ये यहाँ पर क्या है हमारे इक्वल नहीं है, ये हमारा यहाँ पर इक्वल नहीं है, ये है tan इनवर्स बी एन अपॉन ए एन। अच्छा इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर क्योंकि ये किसका था माइनस बी एन का था, ये यहाँ पर किसका था माइनस बी एन का था, तो जो इसका एंगल होता है माइनस बी एन वाले का वो क्या होता है पाई की टर्म में भी लिखा जाता है, इसका जो एंगल है वो दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, वो अभी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। ये tan इनवर्स, तो ये दोनों आपस में क्या नहीं आ रहे इक्वल नहीं आ रहे, तो एंगल किसके बराबर आ रहा है माइनस, एक रिलेशन एक रिलेशन ये रिलेशंस निकल रहे हैं सी एन और सी एन में, ए नॉट में, इनमें, इन सब में ये रिलेशन निकले हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि और में से और चीज इसमें क्या शो करनी है कि सी ऑफ माइनस एन हो गया, सी ऑफ एन हो गया, कॉन्जुगेट भी हमने यहाँ पर कर दिया कि अगर दोनों के कॉन्जुगेट हैं तो क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये चीज हमने यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम इसका स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, क्या मैग्नीट्यूड और फेज का अगर हम स्पेक्ट्रम देखें कि जो सी एन है और जो हमारा एंगल ऑफ सी एन है, मैग्नीट्यूड तो हो गया सी एन, एंगल कितना हो गया फेज क्या हो गया एंगल ऑफ सी एन, तो अब हम ये देखते हैं कि इनका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कैसा आएगा। तो हमारा जो सी एन है वो भी किसकी टर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं, जो सी एन लिख रहे हैं, सी एन को हम किसकी टर्म में लिख रहे हैं एन ओमेगा की टर्म में लिख रहे हैं ना, ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी लिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी एन है वो फंक्शन है किसका एन ओमेगा नॉट का, कि हमारा यहाँ सी एन है, सी एन फंक्शन किसका है एन ओमेगा नॉट का है। तो अगर हम इसका मॉड्यूलस लिखें तो हम क्या कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ एफ एन ओमेगा नॉट टी, तो ये तो क्या हो गई कांस्टेंट वाली टर्म हो गई ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। तो ये हमारा लिखने का तरीका किसका है सी एन का। ये किसके लिए है, अगर हमें क्या बनाना है, अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं मॉड्यूलस और फेज का स्पेक्ट्रम। अच्छा यहाँ पर पहले नॉर्मल एक्सपोनेंशियल में ही करके दिखाते हैं, फंक्शन की टर्म में ही इसे लिखते हैं, किसकी टर्म में लिखते हैं फंक्शन की ही टर्म में लिखते हैं, ई की पावर फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी है, तो फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट की टर्म में ही इसे हम लिखते हैं कि सी एन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट मॉड्यूलस ऑफ एन ओमेगा नॉट ई की पावर फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। ऐसे सी की पावर माइनस एन का भी यहाँ पर लिख लो, जैसे प्लस एन का लिखा है ऐसे किसका भी लिख सकते हैं माइनस एन का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, बस यहाँ माइनस माइनस टर्म लगा दो, यहाँ माइनस वाली टर्म हम क्या कर सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं। तो इसे शो करना है हमें किसमें ग्राफ, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाली तो लाइन होती है एन ओमेगा नॉट वाली, ये वाली तो लाइन किसकी होती है एन ओमेगा नॉट की, और ये फंक्शन की चाहे सी एन की बनाओ या सी ऑफ माइनस एन की बनाओ, कि यहाँ हमारा क्या है फंक्शन है एन ओमेगा नॉट का, यहाँ हमारा क्या आ जाता है फंक्शन आ जाता है ये एन ओमेगा नॉट। अब यहाँ पर दो ग्राफ बनते हैं, कौन से, एक मैग्नीट्यूड वाला बनता है और एक फेज वाला बनता है। फेज वाले में हमें क्या बनाना है, ये एंगल, ये वाली चीज, जो ये वाली चीज है फेज वाले में हमें ये बनाना है। इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ सी एन भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है एंगल ऑफ एफ एन ओमेगा नॉट लिखा है, यहाँ क्या भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ सी एन भी यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस ये दिखाने के लिए। देखो ये सी एन ही तो है, ये भी सी एन ही है, ये सी एन की कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू, ये सी एन की एंगल वाली वैल्यू। ऐसे क्यों लिखा, हम एक्सपोनेंशियल सीरीज को शो कर रहे हैं इसलिए हमने इसे ऐसे लिख दिया। ये है हमारी सीरीज। तो ये चीज तो हमने फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी दिखा दी,
और ये हमने क्या दिखा दिया, एंगल। तो हमने एंगल और मॉड्यूलस दोनों को क्या दिखा रखा है, साथ में दिखा रखा है। जैसे ये एंगल निकाल रहे हैं, एंगल को दिखा दिया, और ये उसका क्या बता दिया, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस भी तो हमारा एन का फंक्शन है ना, और जो यहाँ ए एन की वैल्यू होगी एन ओमेगा नॉट की, वही होएगा। एंगल भी हमारा बी एन और ए एन दोनों का फंक्शन है ना, तो हमने वही चीज क्या कर रखी है, यहाँ पर शो करके दिखा दी। तो यहाँ जो हम ग्राफ बना रहे हैं, वो ग्राफ क्या बनाते हैं, दोनों ग्राफ बनाते हैं। कौन कौन से, एक मॉड्यूलस का भी बनाते हैं। जब हम मॉड्यूलस वाला ग्राफ बनाते हैं तो इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। ग्राफ को ही बोलते हैं। जब हमारा फंक्शन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, जो कोई फंक्शन है, मॉड्यूलस ऑफ सी एन है, और उसका जिसका वो फंक्शन है उसके बीच में ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम इसलिए बोला क्योंकि हम इसकी अलग अलग वैल्यूज पे बना रहे हैं, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख रहे हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर फंक्शन ग्राफ कर रहे हैं, डिस्क्रीट वैल्यू पे ये फंक्शन बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम। अब क्योंकि ये वैल्यू हम मैग्नीट्यूड की लेंगे, तो इसलिए इसे हम कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इसे हम बोलते हैं। अब देखो, जो हम पे सीरीज थी पीछे ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी वाली सीरीज थी, उसका हम पहले सिर्फ क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। अगर हम सी एन का यहाँ मैग्नीट्यूड देखते हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, ए एन बाई टू बी एन बाई टू। यहाँ 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी वैल्यू रख के वैल्यूज निकालते जाओ। तो हम क्या देखेंगे कि जब आप 0 रखेंगे तो 0 पे कोई वैल्यू मिल जाएगी, मान लो कि यहाँ कोई वैल्यू अगर मिलती है तो। फिर हम क्या रखेंगे, अगर जब 0 रख रहे हैं जब 0 रख रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, 0 पे एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जब 1 रख रहे हैं 1 पे एक वैल्यू मिल रही है, 2 रख रहे हैं 2 पे एक वैल्यू मिल रही है, 3 रख रहे हैं 3 पे कोई वैल्यू मिल रही है। सेम जब -1 रख रहे हैं -1 पे कोई वैल्यू मिली, -2 रखी -2 पे कोई वैल्यू मिली, -3 रखी -3 पे कोई वैल्यू मिली। इस तरीके से हमें क्या मिल रही है, अलग अलग सी एन की वैल्यूज मिल रही है। पर हम क्या देख रहे हैं, जो सी एन की वैल्यूज मिल रही हैं, ये 1 रखने पर ये मिली ओमेगा नॉट बरा एन, ये ओमेगा नॉट है, पर ये कब मिला, जब एन बराबर कितना रखा, 1। यहाँ तो एन की वैल्यू कितनी रखी, 0। और जब एन बराबर -1 रखा तो माइनस ओमेगा नॉट पे ये वैल्यू मिली। अब हमने एन बराबर 2 रखा तो 2 ओमेगा नॉट पे ये मिली, एन बराबर 3 रखा तो 3 ओमेगा नॉट पे ये मिली, एन बराबर -2 रखा तो -2 ओमेगा नॉट पे यहाँ मिला, एन बराबर -3 रखा -3 ओमेगा नॉट पे ये वैल्यू मिली। तो हम क्या देख रहे हैं, और एन बराबर 0 रखा तो ओमेगा बराबर 0 पे ये वैल्यू मिली। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज, ये देखो एन बराबर 1 की -1 पे, एन बराबर 2 की -2 पे, एन बराबर 3 की -3 पे, ये वैल्यूज आपस में एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज ही तो है, रिवर्सल ही तो है जस्ट। तो इन वैल्यूज को क्या कहते हैं कि ये वाला जो ग्राफ बनता है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो बनता है किसका, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, इनका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनता है इवन। डिस्क्रीट वैल्यू तो है, देखो ये सारी डिस्क्रीट वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू है। लेकिन अगर कोई स्पेक्ट्रम पूछे, स्पेक्ट्रम इसका कैसा है, इवन है। स्पेक्ट्रम इसका कैसा है, इवन है। ठीक है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसा स्पेक्ट्रम बनता है, इवन स्पेक्ट्रम बनता है। जब हमने सी एन का स्पेक्ट्रम यहाँ पे बना के देखा, अभी एंगल का नहीं बनाया, सिर्फ मॉड्यूलस का बनाया, एफ ओ एन ओमेगा नॉट और एन ओमेगा नॉट का स्पेक्ट्रम यहाँ पर ड्रॉ करा। लेकिन अब इसी में ही अगर हम किसका ड्रॉ करते हैं, अगर यहीं पर ही हम ड्रॉ कर दें ये स्पेक्ट्रम, इसका ना ड्रॉ करके करें एंगल का, तो यहाँ मैग्नीट्यूड की जगह इसका नाम क्या हो जाता है, फेज, फेज स्पेक्ट्रम हो जाता है। अभी इसका नाम क्या है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। जब फेज स्पेक्ट्रम यहाँ पर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, फेज स्पेक्ट्रम में
अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फेज स्पेक्ट्रम देखना है। अगर हम फेज स्पेक्ट्रम देखते हैं ये हो गया। अब हमें किसका बनाना है, एंगल का, मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड का मतलब एंगल ऑफ सी एन ओमेगा नोट की रेस्पेक्ट में ही बनेगा। अब यहाँ क्या है, tan इनवर्स, यहाँ वैल्यूज किसकी बनेंगी, पाई की। अब यहाँ पर हम जब पाई की वैल्यू देख रहे हैं तो हम यहाँ 0 पे कुछ ड्रॉ करते हैं, ओमेगा नोट पे देखते हैं, ओमेगा 2 पे देखते हैं, माइनस ओमेगा नोट पे देखते हैं, -2 ओमेगा नोट पे देखते हैं। हमने ये 4 वैल्यू ली और जब ये 4 वैल्यू ड्रॉ करी तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने यहाँ क्या रखा, पाई की कोई वैल्यू रखी, जब हमने यहाँ किसकी वैल्यू रखी, पाई की कोई वैल्यू रखी, तो हम क्या देखते हैं, या पाई/2 की कोई वैल्यू रखी, तो ये पाई/2 पे यहाँ तो मिल जाती है हमें प्लस की वैल्यू, कि यहाँ तो हमें मिलती है प्लस की वैल्यू, लेकिन माइनस ओमेगा नोट पे हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, यही ग्राफ, यही एग्जैक्ट ग्राफ हमें किसका मिलता है, माइनस का। जब हमने 2 ओमेगा नोट रखा, क्या रखा यहाँ पर, 2 ओमेगा नोट रखा, तो 2 ओमेगा नोट पे हम क्या देखते हैं, 2 ओमेगा नोट मतलब 2 ओमेगा नोट पे वैल्यू रख दी। जैसे यहाँ पाई/3 रखी तो वहां 1 पर पाई/3 हो गए, तो 2 पे क्या हो गई, 2 पाई/3 हो गई। 2 पाई/3 रख के देखना tan इनवर्स वाले में। जब 2 पाई/3 रखा तो ये मिली यहाँ, 2 पाई/3 रखा, ये मिल गई वैल्यू यहाँ। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम एंगल रखते हैं तो एंगल में जो ग्राफ होता है, ओमेगा नोट देखो ये यहाँ है, 2 ओमेगा नोट पे ग्राफ नीचे है, 2 ओमेगा नोट पे ग्राफ यहाँ कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। चाहे वैल्यू सेम आए लेकिन जो ग्राफ बन रहा है वो जस्ट कैसा बन रहा है, अपोजिट अपोजिट। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला ग्राफ क्या होता है, ये होता है फेज स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, फेज स्पेक्ट्रम, ये है फेज स्पेक्ट्रम। तो ये हमने देखा, ये हमेशा हमारा कैसा बनता है, ऑड। ये हमारा कैसा बनता है, ऑड। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा कैसा बनता है, इवन Cn का। और जब ऑड स्पेक्ट्रम इसका देखते हैं वो कैसा जब फेज स्पेक्ट्रम इसका देखते हैं वो कैसा बनता है, ऑड बनता है। तो ये हो गया, अगर मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम के बारे में एग्जाम में कुछ पूछने को आता है कि बनाओ ड्रॉ मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज, या डिफाइन मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम ऑफ फोरियर सीरीज, तब हमें क्या करना है, इसको समझाना है। ये चीज याद रखना है, दोनों ग्राफ डिस्क्रीट हैं, लेकिन डिस्क्रीट के साथ हमें क्या चीज यहाँ दिख रही है कि मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ अगर देखेंगे तो जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो इवन बनेगा, जो फेज स्पेक्ट्रम है वो हमारा कैसा बनेगा, ऑड बनेगा। ये चीज हमेशा हमें क्या रखनी है, इसकी याद रखनी है। अब चाहे ये Cn के लिए हो, चाहे हम ये माइनस ऑफ Cn के लिए निकालें, क्योंकि तुम अगर इक्वेशन देखोगे तो Cn और माइनस Cn में सिर्फ कितना अंतर आ रहा है। अगर तुम यहाँ माइनस Cn की भी लिखते हो तो जो Cn वाला ग्राफ है ये तो बराबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो इससे पहले बनाया था मैग्नीट्यूड वो तो बिल्कुल सेम बनेगा, लेकिन ये Cn ऑफ माइनस Cn है ना, तो इसका मतलब जो ऊपर होगा वो नीचे होगा, जो नीचे होगा वो ऊपर होगा। अंतर क्या आएगा, ऑड तो तब भी बनेगा। तो चाहे हम ये वाली वैल्यू लिखें, चाहे हम इसी में ही अब क्या कर दें, इसे माइनस वाले में लिखें, तो हमारा बस यहाँ क्या लिख सकते हो कि Cn का मॉड्यूलस और C ऑफ माइनस एन का मॉड्यूलस, ये तो बराबर आते हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड ग्राफ स्पेक्ट्रम तो सेम बनेगा, लेकिन एंगल ऑफ Cn माइनस ऑफ एंगल ऑफ माइनस Cn आ जाता है। तो थोड़ा सा बस फेज में अपोजिट बनेगा, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा, ऑड ही बनेगा। तो फेज स्पेक्ट्रम ऑड ही बनता है और ये हमारा इवन ही बनता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई जब हमें xt पता है और xt की वैल्यू कैसी है, रियल है। अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि ये सारा जो ग्राफ हमने ड्रॉ करा है, ये सारा ग्राफ हमने कब ड्रॉ करा है, जब हमारा ये सारे जो रिलेशन निकाल के हमने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाया है। ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ग्राफ हमने कब बनाया है, या ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं ये कब निकाली है, जब xt हमारा क्या है, रियल है। अब यही सारी चीज करनी है कि जब xt क्या है, इमेजनरी। तो ये सब अब आपको ड्रॉ करनी है कि xt की वैल्यू क्या मान के, कि जब अगर xt इमेजनरी होगा तो इन सब की क्या वैल्यू निकलेगी, इसे निकालना।
इसे निकालना, एंगल निकालना और इसका ग्राफ बना के ये वाली वैल्यूज निकालना और ग्राफ बना के देखना। ये सब आपका होमवर्क है कि अगर x3 रियल था तो हमने करके दिखा दिया, x3 इमेजिनरी होगा तो क्या। तो इस वाले लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब फोरियर सीरीज में ही आगे। ये जो अब हमने बेसिक सारा पढ़ा दिया, यही फॉर्मूले हैं। अब ये सीरीज के हैं, ट्रांसफॉर्म बाद में, तो हमने सीरीज पढ़ ली। अब हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा और उसमें फोरियर कोफिशिएंट पूछे जाए अगर कि ये सीरीज है इसमें फोरियर कोफिशिएंट बताओ, तो अब कोई भी बच्चा देख के आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक तो हम कोफिशिएंट देखना, क्योंकि एग्जाम में सीरीज आती है और कोफिशिएंट निकालने को आते हैं कि ए नोट बताओ, ए एन बताओ, बी एन बताओ, या सी एन बताओ, सी नोट बताओ, तो कोई भी आराम से अब इसको निकाल लेगा। सेकेंड चीज हम क्या पढ़ेंगे, फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लीनियर वगैरह ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है, टाइम स्केलिंग वगैरह, ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म तभी आएगा जब पहले एक बार सीरीज पढ़ लोगे, तो इसलिए सीरीज से पहले हमने क्या पढ़ाया, ट्रांसफॉर्म से पहले क्या बताया, सीरीज पढ़ लोगे तो ट्रांसफॉर्म ऐसे ही 1-2 दिन में ही, मतलब एक आधे लेक्चर में ही पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।